हेलो फ्रेंड्स। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे द्वारा निर्धारित कक्षा 11वीं की हिंदी युवक भारती की कृति पत्रिका के नए प्रारूप को आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम अगले स्लाइड के माध्यम से जो अंक निर्धारण किया गया है कृति पत्रिका के आधार पर और उसे 5 खंडों में विभक्त किया गया है, पहले हम सर्वप्रथम उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इस स्लाइड के माध्यम से हम अंक विभाजन को समझ लेते हैं। इस सारणी के आधार पर आप भलीभांति समझ सकते हैं कि गद्य विभाग के लिए 20 अंक दिए गए हैं। वेटेज की अगर बात की जाए तो 25% का वेटेज जो है गद्य विभाग से संबंधित है, और विकल्पों की अगर बात की जाए तो 25 अंक विकल्प के तौर पर पूछे जाते हैं, जिसमें से छात्रों को 20 अंक का मात्र हल करना होता है। तो ये तो गद्य विभाग की बात हो गई। इसी भांति पद्य विभाग भी 20 अंकों के साथ ही कृति पत्रिका में पूछा जाता है, और प्रतिशत के आधार पर 25% का वेटेज जो है पद्य विभाग से भी गद्य विभाग की भांति दिया गया है। अगर विकल्पों की बात की जाए यहां पर तो 28 अंकों के साथ पद्य विभाग से कृतियां पूछी जाती हैं और छात्रों को 20 अंक का हल करना होता है। छात्रों विशेष अध्ययन के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रतिशत के आधार पर 12.5% का वेटेज रखा गया है, और विकल्प की बात अगर की जाए तो 14 अंकों के साथ आपको कृतियां पूछी जाती हैं और आपको हल 10 अंक के लिए ही करना होता है। व्यवहारिक हिंदी ये चौथा खंड है आपकी कृति पत्रिका का। व्यवहारिक हिंदी के साथ अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज रहता है, और उसी के साथ साथ पारिभाषिक शब्दावली जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के बिल्कुल पीछे के पृष्ठ में मौजूद है। तो यहां से आपको जो वेटेज है और जो अंक है वो बिल्कुल गद्य और पद्य की तरह 20 अंक का है, और प्रतिशत के आधार पर यानी वेटेज के आधार पर 25% का यहां पर अंक प्रतिशत अंक जो है वो निर्धारित किया गया है। यहां पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि विकल्प के तौर पर सबसे अधिक अंक अगर कहीं से पूछे जाते हैं तो वो चौथी कृति से यानी व्यवहारिक हिंदी वाले विभाग से ही पूछा जाता है 32 अंकों के साथ। लेकिन छात्रों को जो हल करना होता है, जो सॉल्व करना होता है, वो 20 अंक के लिए रहता है। और अगर व्याकरण खंड जो कि कृति पत्रिका का 5वां और अंतिम रूप है, अंतिम घटक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 10 अंकों के लिए पूछा जाता है। प्रतिशत के आधार पर ये विशेष अध्ययन के इक्वल है। 12.5% के वेटेज के आधार पर ये पूछा जाता है, और विकल्प जो है यहाँ पर 16 अंकों के साथ है, जिसमें से 10 अंकों का ही छात्रों को सॉल्व करना होता है। मतलब ये कि कुल अंक अगर बात की जाए कृति पत्रिका की तो 80 अंकों की कृति पत्रिका होती है 100% के वेटेज के आधार पर, और विकल्प यहां पर आपको 115 का रहता है, जिसमें टोटल यानी कुल जो योग आपको हासिल करना होता है वो 80 अंकों का रहता है। तो इस प्रकार से यहां पर इस चार्ट के माध्यम से आपको अंक कहां पर, किस विभाग में, किस घटक में कितने अंकों का है वो इस चार्ट के माध्यम से आप भलीभांति समझ सकते हैं। और जब ये चीज समझ में आ जाती है तो हम समय नियोजन भी सही ढंग से कर सकते हैं कि हमें गद्य विभाग के लिए कितना समय देना चाहिए, पद्य विभाग के लिए कितना देना चाहिए, विशेष अध्ययन या फिर व्यवहारिक हिंदी और या फिर 5वीं कृति जो व्याकरण खंड से संबंधित है, हमें उनके लिए कितना समय निकालना चाहिए। तो इस प्रकार से अंक विभाजन और समय की जो नियोजन का जो योजना होती है वो आप इस सारणी के माध्यम से समझ सकते हैं। अब हम अगली स्लाइड के माध्यम से कृति पत्रिका पाठ्य पुस्तिका के आधार पर, प्रश्नों के आधार पर, कृतियों के आधार पर एक एक घटक को समझते हुए हम चलते हैं। कृति पत्रिका
को सॉल्व करने से पहले कुछ सूचनाएं हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है, उनको छात्रों को समझना नितांत आवश्यक होता है। क्योंकि कुछ भी त्रुटियां, अगर हम उत्तर लिखने जा रहे हैं, कृतियों को समाधान करने जा रहे हैं और हम इन बिंदुओं पर ध्यान ना दें तो वहां पर अंक की कटौती हो सकती है। अंक की कटौती ना हो इसलिए हमें सूचनाओं को भली भांति पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और इसी सूचना के आधार पर हमें कृतियों को हल करने का प्रयास करना चाहिए। तो जो सबसे पहली सूचना दी गई है वो ये कि सूचना के अनुसार गद्य, पद्य, विशेष अध्ययन या आपकी पाठ्य पुस्तिका में बटे हुए खंडों के आधार पर इनको बांटा गया है। गद्य यानी प्रोज, पद्य यानी पोयम, विशेष अध्ययन के लिए जो आपको खंड दिया गया है नुक्कड़ नाटक के तौर पर, वो आपको देखना होगा। व्यवहारिक हिंदी की अगर बात की जाए तो वो आपको जो चैप्टर नंबर 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, यहां से आपको व्यवहारिक हिंदी करना होगा। और इसके साथ ही साथ अनसीन पैसेज भी रहता है, पारिभाषिक शब्दावली भी रहती। तो सूचना पहली ये थी। अगली सूचना आप यहां पर पढ़ सकते हैं कि सभी आकृतियों के लिए पेन का ही उपयोग कीजिए, पेंसिल का प्रयोग ना के बराबर करना चाहिए। अगली जो सूचना है वो ये है कि आकृतियों में उत्तर पेन से ही लिखना आवश्यक है। आकृतियां यानी जो आपको स्क्वायर में दिया जाता है, जो बॉक्स बना कर दिया जाता है, तो उसमें ही जिस प्रकार से कृति पत्रिका में बॉक्स बने रहेंगे उसी आधार पर आपको उत्तर पुस्तिका में भी बनाना होगा और पेन से ही उनको फिल करना होगा, यानी आंसर को, उत्तर को लिखना होगा। अगली जो सूचना है वो ये कि व्याकरण विभाग में पूछी गई कृतियों के उत्तर के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। ये कहां पर है? गद्य, पद्य और विशेष अध्ययन या फिर व्यवहारिक हिंदी के लिए ही आकृतियों में उत्तर लिखना ये अपेक्षा की जाती है। अगली सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि शुद्ध, स्पष्ट एवं स्वच्छ लेखन, इसकी अपेक्षा की जाती है। छात्रों, इस ओर आपको विशेष ध्यान देना होगा। इन तमाम बिंदुओं पर यदि आप सही ढंग से ध्यान देते हैं तो अच्छे अंक की प्राप्ति आप कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम एक एक करके गद्य, पद्य, विशेष अध्ययन और व्यवहारिक हिंदी जो भी हैं 5 अलग अलग घटक विभाग, उनको हम एक एक करके यहां पर समझते हैं। तो सबसे पहले गद्य विभाग जो कि 20 अंकों के लिए निर्धारित किया गया है, उसमें किस प्रकार से कृतियां पूछी जाने वाली हैं वो हम एक एक करके समझ लेते हैं। एक चीज मैं आपको यहां पर उसकी पृष्ठभूमि समझा दूं कि गद्य विभाग में आपको 4 खंडों में कृतियां पूछी जाने वाली हैं। एक पैराग्राफ पहला दिया जाएगा, उससे रिलेटेड कृतियां होंगी। दूसरा पैराग्राफ दिया जाएगा, उससे रिलेटेड कृतियां होंगी। तो इस प्रकार से आपको कृतियां पूछी जाने वाली हैं और ये आपकी पाठ्य पुस्तिका से ही पूछी जाने वाली है। और अनुक्रमणिका अगर आप देखें टेक्स्ट बुक के आधार पर तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक आपको 6 प्रोज सेक्शन से चैप्टर दिए गए हैं और 6 पोएम से। तो 6 में फिलहाल इस साल के लिए 2021 के लिए जो है आपको 2 प्रोज नहीं करना है और 2 पोएम नहीं करना है। तो कौन कौन से चैप्टर नहीं करने हैं, कौन से पोएम नहीं करनी है, कौन सा आपको व्यवहारिक हिंदी नहीं करना है, वो हम अगले वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो पहले हम यहां पर गद्य विभाग में जो पहली कृति है, किस प्रकार का प्रश्न रहेगा वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन क्या दिया गया है, कृति क्या दी गई है कि निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। यानी एक पैराग्राफ दिया रहेगा, पठित, ध्यान रखिएगा आपके टेक्स्ट बुक से ही रिलेटेड है, ये कहीं अलग से नहीं आने वाला है। तो इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उनको, यानी जो कृतियां दी जाएंगी उनको आपको करना है। इस पैराग्राफ से रिलेटेड जो मार्क्स आपका है वो आपका 6 अंकों का है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक एक करके हम उनको यहां पर समझते हैं। छात्रों, ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ आपके लघु कथा उषा की
दीपावली से संबंधित है। इस पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़िए और इसी से संबंधित आपको गद्य विभाग की जो पहली कृति यानी कृति 1 का लघु आ जो है उससे रिलेटेड 3 प्रश्न 3 खंडों में आने वाले हैं। वो प्रश्न किस प्रकार के हैं वो यहां पर देख लीजिए आप। प्रश्न जो हैं आपको इस प्रकार से आएंगे। आकृति पूर्ण कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए यानी ये प्रश्न यहां पर दिया गया, यह सब तो इनके लिए है। अब आपको जो है एक बॉक्स रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा और आपको जो पिछला क्या नाम है पैराग्राफ दिया गया है उससे आपको 4 बिंदु ढूंढने होंगे। वो 4 बिंदु किन चीजों के लिए होंगे? यह सब तो इनके लिए है। किनके लिए है वो यहां पर आप 1 2 3 4 करके लिखेंगे। इनके लिए आधे आधे मार्क्स जो हैं वो निर्धारित किए गए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा ये टोटल 2 मार्क्स का हो जाता है। अगला उसी पैराग्राफ से संबंधित जो प्रश्न है वो शब्द संपदा से रिलेटेड रहेगा और जो प्रश्न होंगे वो आप यहां पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। एक वचन है तो बहुवचन में लिखना है, बहुवचन है तो एक वचन में लिखना है। 2 मार्क्स के लिए है। 4 शब्द यहां पर आप देख सकते हैं कि 4 शब्द दिए गए हैं। इन चारों शब्दों के वचन आपको परिवर्तित करने होंगे। पड़ोसियों, झाड़ू, पटाखों, थैली, इन चारों शब्दों के आपको रूप बदलने होंगे यानी वचन बदलने होंगे। एक वचन है तो बहुवचन में, बहुवचन है तो एक वचन में, और ये आधे आधे अंकों के लिए निर्धारित किए गए हैं। टोटल आपका 2 अंक का रहेगा। अगला जो कृति पर इस खंड से इस पैराग्राफ से प्रश्न रहेगा वो स्वमत के लिए रहेगा। प्रश्न क्या है? दीपावली खुशियों का त्योहार, इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखिए। ये 2 अंक के लिए है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इसमें आपको अपने विचार, यहां पर लिखा है ना अपने विचार, तो आपको स्वमत, अपने विचार, अपने मत, अपने व्यूज जो हैं यहां पर लिखना। जरूरी नहीं कि ये टेक्सुअल हो यानी पाठ्य पुस्तक में दिए गए चैप्टर से रिलेटेड हो। आप अपने विचार भी लिखने के लिए यहां पर स्वतंत्र हैं। तो ये पहले पैराग्राफ से 6 अंकों के लिए है और इसी प्रकार से अगला पैराग्राफ रहेगा और वो भी 6 अंकों के लिए रहेगा। उसको हम लोग देख लेते हैं। छात्रों, दूसरा पैराग्राफ भी उसी आधार पर है कि गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। 6 अंकों के लिए है। पैराग्राफ क्या रहेगा वो आप देख लीजिए। आपके ही टेक्स्ट बुक के प्रोज सेक्शन से कोई ना कोई एक चैप्टर से आपको इस प्रकार का प्रश्न लिया जाएगा और आपको इस पैराग्राफ को अच्छे से एक एक लाइन को, एक एक शब्द को समझकर पढ़ना है और उसके बाद जो आपसे। तो स्टूडेंट्स, हम ये जो आप पैराग्राफ देख रहे हैं पिछले स्लाइड का बाकी का हिस्सा है। इससे संबंधित जो कृतियां पूछी जानी हैं वो बिल्कुल पहले पैराग्राफ की ही भांति रहने वाली हैं। आइए हम एक एक करके उनको भी समझते हैं। पहली जो कृति रहेगी वो संजाल के रूप में के एक प्रश्न के तौर पर पूछा जाएगा और आपको 4 बॉक्स दिए रहेंगे और उनमें आपको आंसर लिखना होगा। प्रश्न जो है यहां पर कि बड़दादा ने ये जानवर देखे हैं। अब कौन कौन से जानवर देखे हैं आप इस पैराग्राफ के माध्यम से आप आंसर ढूंढकर लिख सकते हो। कहां पर? जो इस प्रकार के बॉक्स बने रहेंगे वहां पर आपको एक एक बॉक्स में एक एक आंसर लिखना होगा। हर उत्तर के लिए आधा अंक है और इसी आधार पर ये 4 बॉक्स बने हैं और उनके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। अगला जो इस पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न रहेगा वो शब्द संपदा से है और प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन, लिंग यानी जेंडर, के स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग में आपको बदलना है, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग में आपको बदलना है। और ये आपको इसी परिच्छेद से ही दिया गया है, कहीं बाहर से नहीं दिया गया है। तो आपको डरने की भी आवश्यकता नहीं है। बस आपको पहचान आनी चाहिए कि लिंग का रूप कैसे बदला जाता है और किस तरह से हम बदलें। हम
शब्दों को देख लें जिसके लिंग का परिवर्तन करना है। दादा, आदमी, शेर, हाथी, इन 4 शब्दों के लिंग रूप को आपको परिवर्तित करना होगा। हर एक के लिए आधे आधे अंक को निर्धारित किया गया है और इस आधार पर ये 2 अंक का निश्चित है। अगला इसी पैराग्राफ से, इसी परिच्छेद से अगली जो कृति है वो स्वमत के लिए है, 2 अंक के लिए निर्धारित की गई है। जो प्रश्न है वो आपके परिच्छेद से ही संबंधित है और प्रश्न है प्रदूषण समाज के लिए अभिशाप। इस विषय पर छात्रों, इस विषय पर आपको 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखने होंगे। तो इस प्रकार से इस परिच्छेद से भी आपको 6 अंक की कृति पूछी जाएगी और आपको इसी प्रकार से उनका आंसर लिखना होगा इस पैराग्राफ से ढूंढकर। दोस्तों, पहली कृति का तीसरा खंड छोटी ई के रूप में पूछा जाएगा। प्रश्न इस तरह से है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए। 2 के उत्तर 6 अंक निर्धारित किया गया है, मतलब ये कि हर एक के उत्तर के लिए 3-3 अंक तय किए गए हैं। प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक के गद्य विभाग से ही रहेंगे। पहला है मुस्कुराती चोट शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न जो है वो है पाठ के आधार पर कृतज्ञता असंतोष के संबंध में लेखक की धारणा लिखिए। अगला जो प्रश्न है वो भी पाठ्य पुस्तक से ही रहेगा और प्रश्न है भारती का सपूत के आधार पर भारतेंदु की उदार प्रवृत्ति का वर्णन कीजिए। तो इन तीनों प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर, यानी हर एक के उत्तर 80 से 100 शब्दों में आपको लिखना होगा। हर एक के लिए 3-3 अंक निर्धारित किए गए हैं। ये कृति 1 के तीसरे प्रश्न का अंक है और ये प्रश्न है जिनमें से आपको 2 के उत्तर लिखने होंगे। कृति 1 का ही जो चौथा खंड है, चौथा प्रश्न है, वो बड़ी ई और वो आपके टेक्स्ट बुक के साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित रहेगा। आपको छात्रों ध्यान रखना होगा 4 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से आपको 2 करना होगा। मतलब ये कि हर एक के लिए 1-1 अंक, यानी कुल इस कृति के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न हम एक एक करके यहां पर देख लेते हैं। पहला है संतोष श्रीवास्तव जी लिखित 2 साहित्यिक विधाओं के नाम। ये आपको चैप्टर जहां पर आपकी टेक्स्ट बुक में प्रोज खंड में दिया गया है, चैप्टर का नाम, चैप्टर का राइटर के और जो चैप्टर लिखा गया उसके बीच में देखिए दिया रहता है लेखक परिचय, प्रमुख कृतियां और प्रकार, गद्य प्रकार, काव्य परिचय या गद्य परिचय। तो इस प्रकार से वहां से ये आपको आंसर ढूंढकर लिखना होगा। अगला इसी प्रकार का देख लीजिए, रेडियो रूपक की विशेषताएं। ये भी आपको उन्हीं 4 खंडों में से, यानी चैप्टर का जो नाम दिया गया है उसके नीचे जो 4 खंड रहते हैं वहां से आपको ये आंसर मिल जाएगा। अगला जो है वो आपके टेक्स्ट बुक के बिल्कुल बैक साइड में अगर आप जाएंगे तो पेज नंबर 108 और 109 पर, पेज नंबर फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, 108 और 109 पर ये प्रश्न के उत्तर आपको मिल जाएंगे। फणीश्वर नाथ रेणु का विशेष नाम, मैंने रेणु ले लिया है, ये वही उनका विशेष नाम है। अगला भी इसी प्रकार से रहेगा, रामधारी सिंह दिनकर का विशेष नाम। दिनकर मैंने कह दिया, दिनकर ही उनका विशेष नाम है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको आपकी टेक्स्ट बुक के बैक साइड से, जो मैंने आपको पृष्ठ संख्या बताया, पेज नंबर 108, पेज नंबर 109, यहां से वो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो कृति 1 यानी गद्य खंड से 20 अंक इस प्रकार से आपको पूछे जाएंगे। छात्रों, अब हम कृति पत्रिका के दूसरे विभाग, पद्य विभाग, यह भी आपका 20 अंक के लिए निर्धारित किया गया है और यह भी आपके गद्य विभाग की तरह 4 खंडों में, यानी छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई की तरह ही विभक्त है। एक एक करके हम यहां पर देख लेते हैं। पहला जो है वो कृतियों पर आधारित प्रश्न है। पद्यांश दिया जाएगा, यानी कविता से 8, 10, 12 लाइन की पंक्ति दी जाएगी, उसी से संबंधित आपके प्रश्न रहेंगे। पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। कितने अंक के लिए? 6 अंक के लिए है।
यानी आपकी जो टेक्स्ट बुक है, जो कविताओं के खंड हैं, विभाग है पद्य विभाग का, उनमें से किसी एक कविता के 10-12 लाइन ली जाएगी और आपको इसी प्रकार से दिया रहेगा और इसी से संबंधित आपको कृतियां करनी होंगी। कृतियां अगली स्लाइड में आप देख सकते हैं। तो कृतियां यहां पर आप देखिए एक एक करके। संजाल पूर्ण कीजिए, 2 अंक के लिए है संजाल, यानी बॉक्स रहेगा। बॉक्स में क्वेश्चन इस प्रकार से है कि कृष्णचंद को भी खिलाएंगे, क्या क्या खिलाएंगे। आपको ये जो बॉक्स यहां पर दिए गए हैं, उन बॉक्स में आपको कृतियों के उत्तर, जो पिछली स्लाइड में पैराग्राफ दिया गया उसी प्रकार के पैराग्राफ से ढूंढकर आपको उत्तर लिखने होंगे। हर एक के लिए हाफ हाफ अंक जो है निर्धारित किए गए हैं। अगला इसी पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न शब्द संपदा से संबंधित है। काव्य पंक्तियों में निम्नलिखित शब्दों के लिए काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। मतलब क्या है? मतलब यह है कि आपको इस प्रकार के शब्द दिए रहेंगे, सुत, चंद्रमा, धरती, बर्तन। अब प्रश्न फिर से पढ़िए। निम्नलिखित शब्दों के लिए, यानी इन शब्दों के लिए काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त शब्द, मतलब ये अर्थ है। किनका अर्थ है? उस पैराग्राफ में दिए गए शब्द का ये अर्थ है। वहां से आपको शब्द ढूंढना है कि सुत किसका अर्थ है, उस पैराग्राफ से उसके आगे लिख दीजिएगा। चंद्रमा किसका अर्थ है, उस पैराग्राफ से शब्द ढूंढिएगा, इसके आगे लिख दीजिएगा। धरती और बर्तन के लिए भी वहां पर शब्द दिया गया है और उनका यह अर्थ है। आपको उसके सामने वो शब्द लिखना होगा। हर एक के लिए आधा आधा अंक निर्धारित किया गया है। कहने का मतलब ये कि ये खंड भी, यानी ये कृति भी आपके 2 अंक के लिए। अगला जो प्रश्न है वो स्वमत की तरह स्वमत ही है, जिसमें आपको अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखने होंगे। प्रश्न क्या है? चंदा मामा के बारे में अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। तो यहां पर फिर से मैं आपको दोहरा देता हूं कि आपको अपने विचार लिखने हैं। खुद आप क्या जानते हैं, चंदा मामा के बारे में आपने क्या सुन रखा है, उनको आपको शब्दबद्ध, यानी शब्दों में आपको उत्तर अंकित करना होगा 40 से 50 शब्दों में। इस प्रकार से पद्य खंड का पहला जो हिस्सा है वो 6 मार्क्स का। इस तरह से अगला हिस्सा भी एक काव्य परिच्छेद के तौर पर आएगा और इसी भांति 6 अंक का वो भी प्रश्न रहेगा, उसको हम देख लेते हैं। दोस्तों बिल्कुल वही है, पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए 6 अंक के लिए। यानी एक पैराग्राफ कविता से संबंधित आपको दिया जाएगा, ये आप यहां पर पढ़ सकते हैं। मेरे भारत, नेपाल, श्रीलंका, ये आप समझ सकते हैं कि ये आपका स्वागत है नामक कविता खंड से लिया गया है। आपको हर एक पंक्ति को, हर एक शब्द को समझकर, देखकर सही ढंग से पढ़ना है, क्योंकि यहीं से आपकी कृतियां पूछी जाने वाली हैं। पहला, कृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में आए भारत के पड़ोसी देशों के नाम। अब जो भी 2 नाम हैं, चूंकि यहां पर 2 नाम पूछे जा रहे हैं, तो 2 नाम आपको यहां पर लिखने होंगे। हर एक के लिए आधा आधा अंक, मतलब 1 अंक का यहां पर दिया गया है। अगला प्रश्न, पद्यांश में आए विदेशी देशों के नाम। पड़ोसी देश हैं, ये भी विदेश, लेकिन आपके देश से जुड़े हुए हैं। यहां पर क्या दिया जा रहा है? विदेशी देश जो आपके देश की सरहद से जुड़े नहीं बल्कि दूर हैं, इसलिए ऐसे देशों का नाम आपको यहां पर कितने पूछे गए हैं? 2 पूछे गए हैं। दोनों का नाम यहां पर आप लिखेंगे और आधे आधे अंक का, मतलब ये दोनों प्रश्न जो है 2 अंक के लिए। अगला जो है वो शब्द संपदा से संबंधित है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग युक्त और प्रत्यय युक्त, प्रीफिक्स और सुफिक्स, इंग्लिश ग्रामर याद करिए। वही चीज यहां पर हिंदी में है कि शब्द के पहले जुड़ने पर और शब्द के अंत में जुड़ने पर उपसर्ग और प्रत्यय बन जाता है। तो इसी प्रकार से आप इन दिए जाने वाले शब्दों को आप या तो उपसर्ग बनाएंगे या तो प्रत्यय बनाएंगे। भूमिका, स्वर्ग का, कल्पना का, सत्य का। तो ये आपका आधा आधा अंक का 2 अंक का निर्धारित हो गया। अगला जो प्रश्न है वो स्वमत पर आधारित है कि भारतीय प्रवासी जो हैं हिंदुस्तानी हैं भारतीय, लेकिन वो विदेशी धरती पर रहते हैं। भारतीय प्रवासी का जीवन, इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में आपको दोस्तों लिखना होगा। तो इस प्रकार से कविता खंड का, पद्य खंड का ये दूसरा परिच्छेद भी 6 अंक के साथ ही आपको पूछा जाएगा। अगला पद्य खंड से ही तीसरा, छोटी ई, प्रश्न क्या है? निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर
अब नीचे मुद्दे दिए जाने वाले हैं। आधार पर सहर्ष स्वीकारा कविता का शीर्षक है। कविता का रसास्वादन कीजिए। अगर आपने रसास्वादन सही ढंग से समझा हुआ है, एक दो बार आपने आंसर लिखा हुआ है, तो बड़ी आसानी के साथ इन मुद्दों के साथ आप कविता का रसास्वादन कर सकते हैं। रचनाकार का नाम लिखना है, पसंद की पंक्तियां लिखनी है, पसंद क्यों है इसका कारण लिखना है, और कविता की केंद्रीय कल्पना, सेंट्रल आइडिया, यानी कवि इस कविता के माध्यम से कहना क्या चाहता है, या तो छात्रों आपको यह लिखना है, या फिर अथवा करके कविता का एक दूसरा शीर्षक आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि उसका रस ग्रहण कीजिए, यानी रसास्वादन कीजिए। इसी भांति आपको इस कविता इस प्रश्न का भी उत्तर आपको लिखना है। 15 अगस्त ये पद्य खंड से संबंधित एक कविता का शीर्षक है। तो या तो ये वाला आप करेंगे, या तो सहर्ष स्वीकारा को इस आधार पर आपको उत्तर लिखना होगा। ये आपका 6 अंक के लिए। ध्यान रखिएगा, रचनाकार का नाम, पसंद की पंक्तियां, ये आपका 1-1 अंक का है। पसंद के कारण और कविता की केंद्रीय कल्पना, ये 2-2 अंकों के लिए निर्धारित किया गया है। अगला कविता खंड का चौथा हिस्सा, बड़ी ई, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फिर वही साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न है। 4 आपको पूछे जाने वाले हैं और आप बिल्कुल वही, जैसे कविता, प्रेरणा कविता ले लीजिए, कविता और जहां पर कविता लिखी गई, बीच में कवि परिचय दिया गया है, प्रमुख कृतियां दी गई हैं, काव्य प्रकार दिया गया, काव्य परिचय दिया गया है, तो वहां से आपको इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। पहला जो प्रश्न दिया गया, प्रवासी साहित्य की विशेषताएं, ये आपको कविता जो दिया गया है, आपका स्वागत है, यहां से आपको मिल जाएगा। अगला इसी से संबंधित प्रश्न है, तार सप्तक के 2 कवियों के नाम, कई कवियों के नाम दिए गए हैं, उनमें से 2 कवियों के नाम आपको यहां पर लिखने होंगे। अगला जो है वो कवि रामधारी सिंह दिनकर के ज्ञानपीठ प्राप्त साहित्यिक कृति का नाम लिखिए। और इसी प्रकार का अगला प्रश्न है, कवि अज्ञेय के ज्ञानपीठ प्राप्त साहित्यिक कृति का नाम, और इसका उत्तर आपको छात्रों कहां मिलेगा? पेज नंबर 108, पेज नंबर 109, आपकी टेक्स्ट बुक के बिल्कुल बैक साइड में चले जाएंगे, वहां पर इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। यानी इसी प्रकार के प्रश्न आपको कविता खंड के चौथे खंड बड़ी ई में पूछा जाने वाला है। हर एक के लिए चूंकि करना 2 ही है, तो आपको यहां पर जो दिया गया है वो, तो इस प्रकार से कविता खंड का ये चौथा खंड जो है वो आपके साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न रहेगा। छात्रों, अगला प्रश्न आपकी टेक्स्ट बुक में विशेष अध्ययन हेतु नुक्कड़ नाटक 2 दिए गए हैं, मौसम और अनमोल जिंदगी। वहां से आपको ये प्रश्न किया जाएगा। इस खंड के लिए, ये जो कृति 3 है, इस खंड के लिए आपको 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। ये प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं, काव्य पंक्तियां पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए, यानी एक पैराग्राफ दिया रहेगा। इस पैराग्राफ से संबंधित आपको बिल्कुल जैसे गद्य विभाग में आपने किया, पद्य विभाग में आपने किया, विशेष अध्ययन में भी बिल्कुल उसी प्रकार से इन्हीं पैराग्राफ से, ये पैराग्राफ का इस स्लाइड में आधा हिस्सा है, अगली स्लाइड में और आधा हिस्सा दिया गया, उसके बाद फिर इससे संबंधित आपको कृतियां पूछी जाएंगी। ये पैराग्राफ का दूसरा हिस्सा है। इसको आपको, यानी पहले पैराग्राफ को और इसको आपको अच्छे से, बहुत सही ढंग से समझकर, एक एक शब्द को, एक एक लाइन को समझकर पढ़ना है, और इसी से संबंधित आपकी कृतियां रहने वाली, जो कि अगली स्लाइड में है। पहला जो है कृति पूर्ण करना है, क्या है? संजाल पूर्ण कीजिए, यानी 2 अंक के लिए है। आपको बॉक्स में एक प्रश्न पूछा जाने वाला है, खेती करने के लिए किसान ने क्या किया। अब यहां पर 4 बिंदु आपको लिखने होंगे। उन 4 बिंदुओं को इस तरह से बॉक्स बनाकर आपको उत्तर लिखना होगा। हर एक के लिए आधा आधा मार्क्स, यानी टोटल 2 मार्क्स का ये पहला जो हिस्सा पूछा जाने वाला है। दूसरा जो है वो शब्द संपदा कह लीजिए, या उसी प्रोज खंड जो विशेष अध्ययन के लिए दिया गया है पैराग्राफ, जो पीछे स्लाइड में आपने देखा, उसी में से दिया जाना है। कोई प्रश्न क्या है? वाक्यों को उचित क्रम में लिखिए, डिसऑर्डर में रहेगा।
आपको एक एक करके सही क्रम में लिखना होगा। यानी 4 वाक्य यहां पर दिए जा रहे हैं। इन 4 वाक्यों में एक बात मैं आपको बता दूं कि ये सीरियल में नहीं है, क्रमानुसार नहीं है, बल्कि इनका सीरियल जो है डिसऑर्डर में है, सही क्रम में नहीं है। इसे आपको पढ़ना है पैराग्राफ में कि पहले लाइन पर पहले बिंदु कौन सा रहेगा, दूसरा वाक्य कौन सा रहेगा, तीसरा और चौथा। तो मतलब ये उचित क्रम में आपको लिखना। हर एक के लिए आधा अंक, मतलब यहां पर 2 अंक के लिए ये भी निर्धारित किया गया है। तीसरा प्रश्न आपके स्वमत से संबंधित है। प्रश्न क्या है? का बरखा जब कृष्ण सुखानी, यानी उस खेती का क्या फायदा जब बारिश ही ना हो, और अगर बारिश हो कब? जब खेती सूख जाए। तो का बरखा जब कृषि सुखानी, जब खेती सूख जाती है तो उस समय अगर बारिश हो तो क्या होगा, इस पर आपको अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखने होंगे। इसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। अगला इसी खंड से, विशेष अध्ययन से ही आपको प्रश्न उत्तर के तौर पर है कि किसी एक का उत्तर, 2 प्रश्न दिए जाएंगे, किसी एक का उत्तर आपको 80 से लेकर 100 शब्दों के बीच में लिखना होगा। पहला जो प्रश्न कृति है वो 3 हिस्सों में 2-2 मार्क्स करके 6 अंक के लिए, और ये 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 2 में से कोई एक आपको करना 4 अंक, यानी टोटल ये 10 अंक का रहेगा। प्रश्न क्या है? जल ही जीवन है। ये आपके जो नुक्कड़ नाटक या जो विशेष अध्ययन है उसी संदर्भ में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। आपको जो भी विषय समझ में आए, जो आपको सही लगे, उसमें से किसी एक का उत्तर जो है आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना है। पहला जल ही जीवन है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए, या फिर समाज के प्रति अपना योगदान, आपका कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, आपका योगदान क्या होना चाहिए, ये आपको यहां पर लिखना होगा। तो इस प्रकार से विशेष अध्ययन 10 अंकों के लिए। अगला चौथा खंड व्यवहारिक हिंदी, इसके साथ अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज रहेगा, और पारिभाषिक शब्दावली आपकी टेक्स्ट बुक के बिल्कुल पीछे, जहां पर मैंने बताया था कि ज्ञानपीठ वाला और हिंदी साहित्यकारों के मूल नाम वाला, वहीं पर आप चले जाएंगे तो पेज नंबर 107 और 108 पर आपको पारिभाषिक शब्दावली मिल जाएगा। पारिभाषिक शब्दावली वो आपको 4 अंकों के लिए आने वाला है। सबसे पहले हम व्यवहारिक हिंदी का देख लेते हैं। व्यवहारिक हिंदी के लिए आपको चैप्टर नंबर 14, 15, 16 एंड 17 रहेगा। 17 जो है 2021 में नहीं पूछा जाने वाला है। हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावना है, समाचार जन से जनहित तक, रेडियो जॉकी, इन्हीं 3 चैप्टर से व्यवहारिक हिंदी के अंकों मतलब कृतियां करने के लिए आपको आने वाली हैं। जो प्रश्न है वो आप यहां पर देख सकते हैं। कृति 4, एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर लगभग 100 से 120 शब्दों में, यानी आपको प्रश्न पूछे जाने हैं टेक्सचुअल इस प्रकार के, आपको इनमें से उत्तर देना होगा किसी एक का। मनोरंजन के क्षेत्र में हिंदी भाषा के माध्यम से रोजगार की संभावनाएं लिखिए। ये आपके टेक्स्ट बुक से ही रिलेटेड है। अगला प्रश्न भी आपके व्यवहारिक हिंदी के चैप्टर से ही आने वाला है। कहां से? समाचार जन से जनहित तक। ये प्रश्न वहां से, समाचार के महत्वपूर्ण पक्ष स्पष्ट कीजिए। तो इन दोनों में से किसी एक का उत्तर जो है आपको 100 से लेके 120 शब्दों में लिखना होगा, और अंक जो है 6 अंक एक उत्तर के लिए निर्धारित किया गया है। अगला व्यवहारिक हिंदी का बड़ा आ प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर 80 से 100 शब्दों में, पहले 100 से 120, अब यहां पर 80 से 100 शब्दों में, और इसके लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। 2 प्रश्न दिए जाएंगे, दोनों में से किसी एक पर आपको उत्तर लिखना होगा। पहला प्रश्न है टेलीविजन के लिए समाचार वाचन की विशेषताएं, यह भी आपका चैप्टर नंबर 15 से लिया गया है। और उसके बाद सामाजिक सजगता निर्माण करने में आरजे का योगदान अपने शब्दों में लिखिए। यह आपका रेडियो जॉकी, आरजे रेडियो जॉकी। आप तमाम नई जनरेशन के स्टूडेंट्स इस टॉपिक से भली भांति परिचित हैं। इन दोनों में से किसी एक का उत्तर आपको 4 अंक दिला सकता है। अगला आपका अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश। अपठित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। अब यहां पर बिल्कुल गद्य पद्य खंड की तरह, विशेष अध्ययन की तरह एक पैराग्राफ रहेगा, लेकिन टेक्सचुअल नहीं रहेगा, कहीं से बाहर से रहेगा। अपठित, अनसीन, वहां से कृतियां आपको पूछी जाएंगी, बिल्कुल गद्य पद्य की तरह आपको ढूंढकर आंसर लिखना होगा। पैराग्राफ देख लेते हैं यहां पर, और अगले स्लाइड में भी उस पैराग्राफ का हिस्सा रहेगा। पैराग्राफ ये है,
इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, इस पैराग्राफ को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसी पैराग्राफ से संबंधित आपकी कृतियां पूछी जाने वाली हैं। पहला, उस पैराग्राफ से जो प्रश्न रहेगा, संजाल पूर्ण कीजिए। प्रश्न रहेगा बॉक्स में कि बच्चों के प्रति बापू का मत। 4 बॉक्स यहां पर आने वाले हैं, चारों बॉक्स में एक एक आंसर आपको लिखना होगा, हर एक के लिए आधा अंक, मतलब 2 अंक का ये पहली कृति रहेगी। अपठित गद्यांश से दूसरा शब्द संपदा की तरह आएगा, शब्द युग्म शब्द ढूंढ कर लिखिए। योजक हाइफन जो रहता है, 2 शब्दों के बीच में जो डैश रहता है, ऐसे शब्दों को आपको पैराग्राफ से ढूंढ कर लिखना है। कितने शब्द? 4 शब्द, मतलब आधे आधे अंक के लिए 2 अंक का निर्धारण किया गया है। अगला उसी पैराग्राफ से क्या नाम है, स्वमत के तौर पर आएगा। प्रश्न है यहां पर सत्यमेव जयते, आपके टेक्स्ट बुक में जो पैसेज अनसीन दिया गया उसी पर आधारित इस प्रकार के स्वमत वाले प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। कितने शब्दों में लिखना है? 40 से 50 शब्दों में आपको अपने विचार स्पष्ट करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये आपका अनसीन पैसेज से संबंधित प्रश्न हो गया। अब अगला पारिभाषिक शब्दावली देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 के हिंदी पारिभाषिक शब्द लिखिए। यानी आपके सामने इंग्लिश में वर्ड आएंगे और उसका हिंदी रूप आपको लिखना होगा। ये यहां पर देखिए 6 शब्द दिए गए हैं। इन 6 शब्दों में से किसी 4 का उत्तर हिंदी के रूपों में परिवर्तित करके लिखना होगा। हर एक के लिए एक एक अंक निर्धारित किया गया है। टोटल ये 4 अंक का, मतलब अपठित गद्यांश 6 अंक का, पारिभाषिक शब्दावली 4 अंक का, टोटल 10 अंक, और आपका जो व्यवहारिक हिंदी है वो 10 अंक, टोटल ये आपका 20 अंक का हो जाता है। अब हम अगले वीडियो के अगले स्लाइड के माध्यम से कृति पत्रिका का 5वां खंड, अहम खंड, महत्वपूर्ण खंड व्याकरण को देखते हैं। दोस्तों, 5वां विभाग व्याकरण पर आधारित है। आपकी टेक्स्ट बुक से ही इन प्रश्नों को पूछा जाने वाला है। ध्यान ये रखना है कि जो टेक्स्ट बुक में इस साल 2021 में आपको चैप्टर नहीं भी पूछे जाएंगे, व्याकरण खंड में और शब्द संपदा के तौर पर उन चैप्टर से भी व्याकरण के तौर पर आपको पूछा जा सकता है और शब्द संपदा के तौर पर भी पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ पर व्याकरण खंड, जो कि 5 खंडों में विभक्त है, उनको यहाँ पर हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला जो खंड है वो अलंकार पर आधारित है। निम्नलिखित पंक्तियों में से उद्धृत अलंकार पहचान कर लिखिए। किन्हीं 2 के नाम लिखिए। ध्यान रखना है, कविता की पंक्तियां आपको नहीं लिखनी है। आपकी टेक्स्ट बुक में अलंकार का बहुत ही अच्छे तरीके से उदाहरण के साथ व्याख्या दी गई है। अगर आप अच्छे से समझते हैं तो आपको इन पंक्तियों को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अलंकार आपके जो दिए गए हैं वो 4 अलंकार हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। इन्हीं चारों से आपको उदाहरण के तौर पर ये पंक्तियां दी गई हैं। इन पंक्तियों को पढ़कर अगर आपने समझा हुआ है अलंकार, तो आप भली भांति इनका उत्तर लिख सकते हैं। मैंने अलंकार पर बहुत ही डिटेल में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। एक एक अलंकार का वर्णन, चाहे वो शब्द अलंकार हो जो कि 11th के लिए है, चाहे वो अर्थालंकार हो जो कि 12th के लिए है, हर एक का उनके जो अलग अलग भेद हैं, अलग अलग वीडियो मैंने बनाकर अपलोड किया हुआ है। आप मेरे लिंक को के माध्यम से उन वीडियो के द्वारा अलंकारों को भली भांति समझ सकते हैं। तो यहां पर आपको पहचानना होगा कि यमक है, कि अनुप्रास है, कि श्लेष है या वक्रोक्ति अलंकार है। अगला ये ध्यान रखिएगा, यहां पर 3 दिया गया है, आपको सिर्फ 2 ही करना है, यानी 2 का नाम आपको लिखना है। हर एक के लिए एक एक अंक निर्धारित किया गया। अगला जो है वो रस से संबंधित है, बिल्कुल अलंकार की तरह। यह भी आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। टेक्स्ट बुक में जो आपको रस दिया गया है, यानी 11th के आधार पर, वो करुण रस है, हास्य रस है, वीर रस है, भयानक रस है और वात्सल्य रस है। इन्हीं 5 में से आपको 3 एग्जाम्पल काव्य पंक्तियां जो हैं इस भांति दी रहेंगी। आपको एक एक को समझना है और
आपको पहचानना होगा कि इसमें से करुण रस कौन सा है, हास्य रस कौन सा है, वीर कौन सा है, या भयानक या फिर वात्सल्य। तो यहां पर 3 में से आपको 2 का उत्तर जो है आगे रस के नाम के तौर पर लिखकर अभिव्यक्त करना होगा, यानी एक कृतियों को सॉल्व करना होगा। अगला जो व्याकरण खंड का तीसरा छोटी ई वो मुहावरा है। निम्नलिखित मुहावरों में से किन्हीं 2 के अर्थ लिखकर उचित वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ध्यान रखिएगा, अर्थ भी लिखना है और वाक्य भी बनाना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कभी अर्थ लिखते हैं और कभी अर्थ को ही वाक्य में प्रयोग करते थे। ध्यान रखना है, वाक्य का अर्थ अलग होता है और जब वाक्य बनाते हैं तो अर्थ को वाक्य में नहीं प्रयोग करते, बल्कि मुहावरे वाले शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अर्थ के लिए और वाक्य के लिए आधा आधा मार्क्स, मतलब ये कि एक मुहावरा अर्थ के साथ वाक्य प्रयोग करेंगे तो 1 अंक। आपको पूछे कितने जाने वाले हैं वो यहां पर आप देख सकते हैं। अपने पैरों पर खड़ा होना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, गले का हार होना, तितर बितर होना, इन चारों में से आपको 2 का अर्थ लिखना है और उनको आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो ये आपका 1-1 अंक के आधार पर 2 अंक हो गया। अगला हम देख लेते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 का कोष्ठक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। मतलब ब्रैकेट में, कोष्ठक मतलब ब्रैकेट में दिया जाएगा। आप काल परिवर्तन लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ते चले आ रहे हैं, आप यहां पर अच्छे से उसको कर सकते हैं। पहला जो दिया गया, घर जाकर अच्छे से सेक कर खाता हूं, सामान्य भविष्यकाल में बदलना है, खाता हूं खाऊंगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर क्रिया जो है वो पुल्लिंग है तो क्रिया का रूप पुल्लिंग में ही बदलेगा, खाऊंगी नहीं होगा, खाऊंगा। घर जाकर अच्छे से सेक कर खाऊंगा। इसी प्रकार से आप अन्य उदाहरणों को जो भी दिए गए हैं उनका आप काल परिवर्तन कर सकते हैं। उषा की आंखें विस्मय से भर उठी, सामान्य वर्तमान काल में बदलना है। तीसरा जो दिया गया, उषा की आंखों में हजारों दीप जलते हैं, इन्हें पूर्ण भूतकाल में बदलना है। तो यहां पर जो दिया गया है 3, इनमें से आपको सिर्फ 2 का ही उत्तर लिखना है और हर एक के लिए 1-1 अंक, मतलब ये 2 अंक का आपका काल परिवर्तन भी आने वाला है। अगला जो है वो स्पेलिंग एरर रहेगा, यानी वर्तनी अशुद्धि रहेगी। उस वर्तनी अशुद्धि को शुद्ध करके वाक्य को फिर से लिखना होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से 2 को शुद्ध करके फिर से लिखिए, यानी 2 अंक के लिए यहां पर इसे निर्धारित किया गया है। वाक्य कौन से हैं ध्यान रखिएगा। एक गहन वन में 2 शिकारी पहुंचे। मात्रा ध्यान से देखिएगा, एक गहन में 2 शिकारी पहुंचे। शिकारी ध्यान रखिए, यहां पर आपको यहां पर स्पेलिंग की गड़बड़ी, वर्तनी अशुद्धि यहां पर दिखलाई पड़ रही है। अगला वाक्य देख लेते हैं, वे बड़े अजब मालूम होते थे। अब यहां पर आप स्पेलिंग देखिएगा कि कहां पर वर्तनी अशुद्धि है और उस आधार पर आप वाक्य को शुद्ध करके फिर से लिख सकते हैं। अगला जो है, उसका भरोसा नहीं करना चाहिए। अब यहां पर अगर आप सही ढंग से देखेंगे तो अपने आप मात्राओं में ही गड़बड़ी होनी है, उसके आधार पर आप उस त्रुटि को सही कर सकते हैं, उस अशुद्धि को शुद्ध कर सकते हैं, वाक्य को फिर से लिख सकते हैं और अंक प्राप्त कर सकते हैं। 3 में से किसी 2 का ही आपको हल करना है और हर एक के लिए 1-1 अंक दिया गया है। 2 अंक के लिए यह भी निर्धारित है। इस प्रकार से ये आपकी कृति पत्रिका पूर्ण होती है। मेरी तरफ से आप तमाम छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं, इस उम्मीद के साथ कि मैंने जो कृति पत्रिका का प्रारूप आप लोगों के समक्ष आपको समझाने का प्रयास किया, उम्मीद करता हूं कि उसमें मुझे सफलता अवश्य मिली होगी। आप तमाम लोगों का ये वीडियो देखने के लिए, इस प्रारूप को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विदा, अलविदा।